हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और मेरे चैनल एजुकेशन प्लेनेट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। लेकिन व्यंजन पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपना स्वर पढ़ा था, उसी के आधार पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। बिल्कुल सही। अगर मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर मैं आपको वर्ण का बारे में अगर आपको बताऊं तो वर्ण क्या होंगे, जो हमारे विचार होते हैं जिन्हें हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उनका जो लिखित रूप होता है वो किसके आधार पर होता है, वर्णों के आधार पर होता है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको तीनों आधार पर यानी कि जीभ के आधार पर और उच्चारण के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर पढ़ाया था। आज हम शुरुआत करेंगे व्यंजन से। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं ऐसे ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है या स्वर का सहारा या स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है उसमें रुकावट आती है, लेकिन जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसमें जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते हुए हवा में रुकावट आती है। अब आप बता सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वे कितने होते हैं। चलिए आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि जो उच्चारण के आधार पर व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे 35। और लेखन के आधार पर जो हमारे व्यंजन होते हैं वह कितने होते हैं, ये हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वर्ण विचार किया था। तो देखिए उच्चारण के आधार पे जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 35 होते हैं, लेकिन जहां हमारे लेखन की बात आती है वहीं पे उन 35 व्यंजन के साथ 4 व्यंजन और जुड़ जाते हैं जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन आज जो हम अध्ययन करेंगे वो केवल 35 व्यंजन करेंगे, क्योंकि यही हमारे मुख्य रूप से होते हैं। 4 जो ये संयुक्त व्यंजन है इनका हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि जो संयुक्त व्यंजन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, जो हमारे 35 व्यंजन होते हैं इन 35 व्यंजनों को हमने अलग अलग प्रकार में बांट दिया है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्पर्श व्यंजन से। ये हमारे व्यंजन का पहला प्रकार है। हमारे 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, जिसमें से हम सबसे पहले करेंगे स्पर्श व्यंजन। अब जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, किसी को छूना, स्पर्श करना। तो उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। देखिए ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ध्यान से सुनिएगा बहुत आसान है, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए बाहर निकले। कौन से स्थान विशेष, देखिए ध्यान से देखना, वो हमारे जो स्थान विशेष है वो कौन से है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु जो हमारा ऊपरी भाग होता है पीछे का उसे तालु कहते हैं, और जो हमारा ऊपरी भाग होता है आगे का उसे मूर्धा कहते हैं। उसके बाद दंत यानी कि दांत और ओष्ठ होठ। तो ये हमारे 5 भाग होते हैं। उसी के आधार पर हमारे जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उनको विभाजित किया हुआ है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है
25। तो देखिए अब हम इसका उच्चारण करेंगे। कंठ, कंठ में क्या होगा, हमारे जब कंठ से हवा आती है, कंठ यानी कि जो हवा होती है वो हमारे कंठ को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। ये है हमारा क वर्ग। क, ख, घ, ग, घ, अड़। तो ये देखो, ये जो कंठ, जो हमारा का वर्ग है वो हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर आता है। उसके बाद दूसरा वर्ग हमारा क्या है, चा वर्ग, जिसे हम तालु वर्ग भी कहते हैं। तालु यानी कि जो हमारा ऊपरी भाग होता है पीछे का, उसको स्पर्श करते हुए आते हैं। आप इसका उच्चारण करके देखिए तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। च, छ, ज, झ, ञ। तो ये पीछे की तरफ से हमारा इसका उच्चारण किया जा रहा है, ऊपरी भाग से। उसके बाद हमारा तीसरा वर्ग आता है टा वर्ग, जो कि हमारा होता है मूर्धा वर्ग, यानी कि जो हमारा ऊपरी भाग होता है आगे का, उसको स्पर्श करते हुए हवा बाहर की ओर आती है। कैसे, अब इसका उच्चारण करेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अना। तो मूर्धा कहाँ से स्पर्श करते हुए बाहर आ रही है हवा, हमारा ऊपरी भाग लेकिन आगे का। उसके बाद दंत, दंत यानी कि जब दांत को स्पर्श करते हुए आती है, ता वर्ग। ता, थ, द, ध, न। तो इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते हुए जो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को स्पर्श करती है। उसके बाद हमारा पा वर्ग है, जो कि ओष्ठ यानी कि हमारे होठ को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर आता है। पा, फ, बा, भा, मा। इसमें देखो पांचों वर्ण में क्या दिखाया गया है कि हमारे जो दोनों ओष्ठ है वो आपस में मिलते हैं और तब इनका उच्चारण किया जाता है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होंगे कि हमारे जो पांचों वर्ग है वो किसी ना किसी विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर की ओर निकलते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट जो इसका प्रकार है अंतस्थ व्यंजन, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे वह होते हैं, देखिए ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुख से जो वायु निकलती है उसकी जो रुकावट होती है वो अन्य व्यंजन की तुलना में कम हो जाती है। अन्य व्यंजन कौन से? जो हमने अभी स्पर्श व्यंजन करे हैं उनमें अलग अलग वर्ण में अलग अलग रुकावट आती है, चाहे वो कंठ हो, चाहे वो ओष्ठ हो, चाहे वो तालु हो। तो उन वर्णों के उच्चारण से अगर तुलना की जाए तो इन उच्चारण यानी कि अंतस्थ व्यंजन की जो उच्चारण होती है उसमें जो वायु है वो बिना किसी रुकावट यानी कि कम रुकावट आती है और बहुत ही आसानी से इनका उच्चारण किया जा सकता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या केवल 4 होती है। कौन से? य, र, ल, व। आप भी इसका उच्चारण करके देखिए तो इसमें जो मुख से जो हवा निकल रही है वो बिना किसी रुकावट के बहुत ही आसानी से उसका उच्चारण किया जा सकता है। य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो केवल 4 होती है। अब हम अपना करेंगे ऊष्म व्यंजन। देखिए उष्ण व्यंजन क्या होता है? जैसे कि उष्ण नाम से ही पता लग रहा है कि उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। तो उष्ण का अर्थ होता है गर्म। इनका उच्चारण करते समय वायु में गर्मी या गर्माहट का एहसास होता है। जब हम उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें जो वायु हम निकालते हैं उसमें गर्माहट का एहसास होता है। इसकी संख्या होती है 4। श, श, स, हा। तो ये हमारे 3 व्यंजन हो गए हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। हमने अभी व्यंजन में 3 व्यंजन पढ़े, यानी कि 3 प्रकार पढ़े, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। लेकिन अब उसमें एक व्यंजन हम और पढ़ सकते हैं
वह उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? वह 2 प्रकार के होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन में भी आए थे। नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? हमने जो स्पर्श व्यंजन में पढ़े थे वो ये और ये थे, यानी कि डा से डमरू, ढा से ढक्कन। अब हम इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्क्षिप्त व्यंजन होते क्या है। देखिए, जो ये दोनों ध्वनियां थी ये हमारी संस्कृत से आई थी, लेकिन जो ये दोनों ध्वनियां हैं ये हमारी संस्कृत से नहीं आई है, ये हमारे हिंदी में ही विकसित हुई है। और इनका प्रयोग, इसमें बस एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग कभी भी प्रारंभ में नहीं किया जाता, या तो मध्य में किया जाता है या फिर अंत में किया जाता है। और इसी वजह से इन दोनों ध्वनियों को स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं। तो चलो इन दोनों में हम अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर है? बहुत ही आसान है। जो हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ा था डा से डमरू वाला, ठीक है, उसके नीचे बिंदु नहीं है। इसके नीचे जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है उनके नीचे देखेंगे आप कि दोनों के नीचे बिंदु लगी हुई है। तो देखो दोनों में अंतर किया है। मैंने आपको क्या बताया कि जो ये हमारी ध्वनियां हैं इनका प्रयोग कभी भी प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में नहीं होता है, या तो मध्य में होगा या फिर अंत में होगा। ये देखो, जो स्पर्श व्यंजन वाला डा है उसका प्रयोग डा से डर, डा से डमरू, यानी कि उसका प्रयोग हमने शुरू में किया हुआ है। लेकिन जो ये वाला है, ये वाली ध्वनि है, उसमें देखो ये शुरू में प्रयोग नहीं है। जैसे लड़ाई, झगड़ा, लड़का, या तो मध्य में है या फिर अंत में है। उसी प्रकार ढा, ढा से ढक्कन, यानी कि देखो जो स्पर्श व्यंजन वाला हमारा ढा है उसका प्रयोग हमारा शुरुआत में किया गया है। लेकिन जो हमारी ये वाली ध्वनि है उसका प्रयोग देखिए, बड़ई, सीढ़ी, पढ़ाई, यानी कि मध्य में प्रयोग हुआ है और अंत में प्रयोग हुआ है। तो चलिए एक बार हम अपने व्यंजन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा व्यंजन में, कि व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है, जिससे मैंने आपको क्या बताया था स्पर्श में, कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुंह में किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, जिनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने स्पर्श व्यंजन की? 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय अन्य व्यंजनों की तुलना में कम समय लगता है, और इनकी संख्या कितनी थी? 4। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है उसमें हमें गर्मी का एहसास होता है, और इसकी संख्या भी थी कितनी? 4। तो हमारे ये जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म। अब उसमें बाद में क्या हुआ कि हमारी हिंदी से ही 2 ध्वनियां और निकल के आती है जिसे हम व्यंजन में ही जोड़ते हैं। वो है हमारी उत्क्षिप्त व्यंजन, जो कि एक स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। लेकिन इनका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द में, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं उनका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता, या तो मध्य में होगा या फिर अंत में होगा, और इसकी संख्या होती है 2। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 35। तो देखिए 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन है, और 2 हमारे आ जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्यंजन तो मैंने बताए हैं 3 प्रकार के, और यहाँ पे बता रहे कि उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसी के अंदर आता है।
नहीं, जो हमारे व्यंजन है, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है या फिर प्रश्न पत्र में ये पूछा जाता है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसका उत्तर 3 ही देंगे कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे व्यंजन के अंदर आते हैं, लेकिन उनका प्रयोग इतना नहीं किया जाता। जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो अलग है। तो आज हमारा इसमें व्यंजन भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो हिंदी व्याकरण है उसमें हमारा स्वर कंप्लीट हो गया है, हमारा व्यंजन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आगे हम इसमें आगे और चर्चा करेंगे और नए नए विषयों में चर्चा करेंगे। और अगर आपको किसी हिंदी व्याकरण में या हिंदी से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हमारे संयुक्त व्यंजन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न पत्र में ज़रूर पूछे जाते हैं। संयुक्त व्यंजन की चर्चा करेंगे, हमारे अनुस्वार और विसर्ग, जो कि हमने स्वर में पढ़े थे लेकिन हमने उसका खुलकर आपको वर्णन नहीं किया है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अनुनासिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आगत ध्वनियाँ और व्यंजन दीप्त क्या होते हैं, हम इसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।